आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है रैंक ओनली स्टडीज। मेरा नाम है प्रविंदर सिंह। जैसे कि मैंने एक लेक्चर सीरीज की शुरुआत की है जिसमें मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ा रहा हूं। इससे पहले कि हमने लेसन्स देखे होंगे जिसमें कि मैंने आपको 1773 से लेकर 1857 के जो जहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में रूल किया, वहां से हमने जो काउंसिल एक्ट आए थे उसमें उस समय के दौरान जो भी एक्ट आए, चार्टर एक्ट आए, उनको हम सभी एक्ट को हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे जब क्राउन ने भारत में जो प्रशासन था उसकी बागडोर अपने हाथ में ले ली थी, उसके बाद जो काउंसिल एक्ट आने स्टार्ट होते हैं, आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने इससे पहले 1861 का जो एक्ट आया था उसके बारे में देखा था। उसमें देखा था कि कैसे भारतीयों को अब नॉमिनेट करने की शुरुआत हो जाती है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, परंतु उनको ज़्यादा कोई राइट्स नहीं मिल पाते। उनको कोई बजट पे किसी प्रकार का उनको बहस करने का कोई राइट नहीं होता। तो इस प्रकार की जो उसकी शॉर्ट कमिंग्स थी वो 1861 के एक्ट की। उसके बाद फिर 1892 में एक और काउंसिल एक्ट देखने को मिलता है 30 साल के दरमियान। ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1892 का काउंसिल एक्ट। पहले तो देखेंगे कि क्या क्या रीजन रहे जिसके कारण 1892 का ये काउंसिल एक्ट आया, और इसके बाद हम इसके प्रोविजन देखेंगे, और इसके बाद ये भी देखेंगे कि इसमें भारतीयों को कुछ मिला या नहीं मिला। ठीक है जी। जैसे कि भारतीयों को जब इन्होंने प्रशासन में लाने के लिए जब शुरुआत की, तो ये अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा कंजूसी दिखाई है इसमें। कभी तो उनको नॉमिनेट किया जाता है, फिर उनके इलेक्शन स्टार्ट कर दिए जाते हैं, फिर उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। तो यदि वोटिंग राइट दिया भी जाता है तो आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का कोई आपको राइट नहीं होता। इस प्रकार अंग्रेजों ने बहुत कंजूसी से भारतीयों को प्रशासन में लेने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है। ठीक है जी। वो हमेशा उदासीन रहे हैं भारतीयों को प्रशासन में लेने के संबंध में। तो आज स्टार्ट करेंगे हमारा काउंसिल एक्ट 1892 का। ठीक है जी। तो पहले देखेंगे कि क्या क्या रीजन रहे इसको लाने के लिए, क्या कारण रहे 1861 के जो काउंसिल एक्ट के बाद 30 साल के दरमियान फिर से 1892 में एक और काउंसिल एक्ट लाना पड़ा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे रीजन के साथ। जो पहला हमें इसका कारण दिखता है 1800 आपको काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, राइट। तो पहला जो हमें इसकी कारण दिखाई देता है, वो पहला कारण ये रहा कि डिससैटिस्फैक्शन अबाउट काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। मेनली क्या होता था कि जैसे कि इस एक्ट के माध्यम से पहले जैसे कि 4 भारतीयों को इसमें नॉमिनेट किया जाता है, जैसे कि पटियाला के महाराजा, इसके अलावा बनास के राजा संदिग्धो राव जैसे लोगों को इसमें शामिल किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। परंतु ये जो मेंबर हुआ करते थे, जो राजा थे, महाराजा थे, ये अंग्रेजों के इंटरेस्ट की ही उनको इंटरेस्ट को ही फुलफिल किया करते थे। जो ब्रिटिश रूल था भारत में उसी के इंटरेस्ट को ही फुलफिल किया करते थे, और इनका किसी प्रकार से भारतीयों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं हुआ करता था, और ना ही इनकी किसी प्रकार से कोई इलेक्शन होती थी, जिसके कारण जो कट ऑफ था, जो लोकल पॉपुलेशन थी, जो लोकल स्थानीय लोग थे, उनके साथ इनका किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं हुआ करता था। ठीक है जी। तो इसमें सिर्फ जिम्मेदार, बड़े बड़े जिम्मेदार, और इसके अलावा राजा महाराजा, उन्हीं को ही इसमें नॉमिनेट किया जाता था। किसी आम व्यक्ति को इसमें किसी प्रकार की कोई रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं दिया जाता था। तो पहला जो कारण हमें दिखाई देता है 1892 के जो काउंसिल एक्ट लाया गया, पहला कारण हमें इसकी जो 1861 का जो काउंसिल एक्ट आया था उसके प्रति जो भारतीयों में डिससैटिस्फैक्शन थी, उसी का ये कारण रहा पहला। तो ठीक है जी। तो इसके अलावा जो दूसरा कारण हमें इसको देखने को मिलता है काउंसिल एक्ट 1892 को लाने के लिए, तो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन उस समय बहुत ज्यादा हो चुका था। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन और भारतीयों में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि उस समय तक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की स्थापना हो चुकी थी। मद्रास देखोगे आप, कलकत्ता, इसके साथ पंजाब में जो पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी थी लाहौर में।
तो भारतीय जहाँ पर अब एडमिशन लेना शुरू कर चुके थे, उन्हें अब जो वेस्टर्न एजुकेशन थी अब वो मिलनी शुरू हो चुकी थी इन यूनिवर्सिटीज के माध्यम से। अब उनको अपने राइट्स और उनको पता लग गया था कि अब हमारे हम अपने इंटरेस्ट किस प्रकार से पूरे कर सकते हैं, कैसे उन्होंने इस प्रति उन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है जी, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इसका हमें दूसरा कारण दिखाई पड़ता है। तो इसके अलावा जो तीसरा हमें इसका रीजन दिखाई पड़ता है, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन। बहुत सारे उस समय तक बहुत सारे पॉलिटिकल जो एसोसिएशन थे वो बन रहे थे, जिनका मुख्य कारण यही था कि भारत में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाए जाएं एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है जी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। ठीक है जी, ये कांग्रेस की स्थापना के कारण ही भारतीयों को अब ये मौका मिल गया था कि वो जो भारतीय जो प्रशासन में सुधार चाहते हैं वो अपनी डिमांड्स को ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसको उन तक पहुंचा सके। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी अपने जो भी उसके इजलास होते थे, जो भी उसके कांग्रेस के सेशन हुआ करते थे, उसमें यही मांग की जाती थी कि भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है जी, क्योंकि सिर्फ इस एक्ट के माध्यम से तो सिर्फ कुछ चुनिंदा भारतीयों को सिर्फ नॉमिनेट किया गया था, ना कि कोई डायरेक्ट इलेक्शन किसी प्रकार का कोई प्रोविजन इस एक्ट के माध्यम से नहीं हुआ था। ठीक है जी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी भारतीयों को उनके इंटरेस्ट के बारे में बताने के लिए अपनी मुख्य रूप से भूमिका निभाई। और इसका चौथा जो हमें रीजन दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि जो उस समय तक यूरोपियन थे यहाँ पर जो रह रहे थे यहाँ पर ट्रेडर्स, वो भी अब ये डिमांड करना स्टार्ट कर चुके थे कि उनको भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल किया जाए, ताकि जो वो अपने जो उनके इंटरेस्ट है उनको फुलफिल कर सकें। ठीक है जी, तो जो अगला हमें पॉइंट देखने को मिलता है, डिमांड ऑफ रिफॉर्म बाय यूरोपियन मर्चेंट्स। आप देखोगे कि बहुत सारे उस समय यूरोपियन मर्चेंट्स भारत में ट्रेड कर रहे थे, तो वो भी ये डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं कि उनको भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ताकि वो अपने उनके इंटरेस्ट थे उनको फुलफिल कर सकें। ठीक है जी, तो इसके अलावा और जो अगला रीजन हमें देखने को मिलता है कि उस समय जो भारत के वाइसराय हुआ करते थे लॉर्ड डेफरिन, वो भी इस संबंध में अपनी एक रिपोर्ट पेश करते हैं। उस समय जो भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे इंग्लैंड में, उनको ये रिपोर्ट लिखते हैं कि अब हमें भारत में इनडायरेक्ट या आप बोल सकते हो डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत कर देनी चाहिए, हमें इलेक्शन की शुरुआत अब भारत में करनी चाहिए। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लॉर्ड डेफरिन लॉर्ड डेफरिन एस्पायरेशंस। ठीक है जी, तो इन्होंने भी अपने जो रिकमेंड किया था भारत के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड क्रॉस, उस समय उनको ये उन्होंने अपने एक रिपोर्ट में लिखा कि अब भारत में हमें इलेक्शन की शुरुआत कर देनी चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, ये तो हमने इसके रीजन पढ़े कि क्यों हमें 30 साल बाद फिर से काउंसिल एक्ट लाना पड़ा। 1862 का जब एक बार काउंसिल एक्ट आ गया था, तो अब फिर से 1892 में एक और काउंसिल एक्ट लाना पड़ा। ये एक देखोगे कि एक प्रकार से भारतीयों को जो मांगे उस समय जो उनके द्वारा जो उनकी डिमांड्स उस समय क्रिएट हो रही थी, उसको एक प्रकार से फिर से फुलफिल या उसको कह सकते हो कि सेटिस्फाई करने के लिए फिर से 1892 में ये काउंसिल एक्ट लाया जाता है। तो पहला जो हमें इसमें प्रोविजन देखने को मिलता है, जो पहला प्रोविजन हमें देखने को मिलता है इस एक्ट के माध्यम से, एक्सपेंशन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस एक्ट के माध्यम से क्या होता है कि एक्सपेंशन कर दिया जाता है जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। जैसे कि मैंने आपको पिछले काउंसिल एक्ट में बताया था, जिसके बीच
कि जो मेंबर्स की संख्या थी उसको 6 से लेके 12 कर दिया जाता है, परंतु अब इस एक्ट के जो ये काउंसिल एक्ट है इसके माध्यम से जो मेंबर्स की संख्या थी उसको 12 से करके 16 कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो 12 से 16 के बीच मेंबर हो सकते थे, यानी कि आप देख सकते हो कि सिर्फ 4 एडिशनल मेंबर को ही इस एक्ट के माध्यम से आप रिप्रेजेंटेशन देने का आगे प्रोविजन किया जाता है, जो कि एक आप कह सकते हो भी बहुत नॉमिनल था और जो आप नाम मात्र के रूप में आप इसको देख सकते हो। ठीक है जी, तो ये हमारा पहला रीजन रहा। और दूसरा इसका, माफ कीजिएगा, रीजन इसका प्रोविजन रहा। और दूसरा इसका जो आप प्रोविजन देखोगे वो एक्सपेंशन कर दिया जाता है इसके वर्क में भी, एक्सपेंशन ऑफ वर्क रिलेटेड टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहले क्या होता था कि इस एक्ट में किसी प्रकार से बजट पे कोई बहस नहीं हुआ करती थी, परंतु 1892 के एक्ट में बजट पे बहस करने का, डिबेट ऑन बजट, ये अधिकार दे दिया जाता है। और इसके अलावा जो मेंबर होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको ये राइट्स भी दे दिया जाता है कि वो अब एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, परंतु उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का कोई राइट नहीं होगा। और यदि उन्हें किसी प्रकार का प्रश्न पूछना भी है तो उनको स्पीकर थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको इस संबंध में जानकारी देनी होती थी 6 दिन पहले ही कि भी वो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव से। ठीक है जी, तो इसके अलावा जो सभापति हुआ करते थे उन पे ये डिपेंड करता था कि वो इस जो उन्होंने क्वेश्चन पूछना है उसको इंटरटेन करना है या उसको नहीं करना, क्वेश्चन को इंटरटेन करना है या नहीं करना। इस प्रकार देखोगे कि आपको कि इसका जो वर्क था उसको किसी न किसी रूप में उसको बढ़ाने की या उसको वर्क को एक्सपांड करने की कोशिश की गई थी इस काउंसिल एक्ट 1892 के माध्यम से। इसके अलावा जो अगला प्रोविजन हमें इस एक्ट के माध्यम से देखने को मिलता है, जो हमें उस समय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, उनके मेंबर्स की संख्या को भी अब पहले से बढ़ा दिया जाता है। ठीक है जी, तो हम अगला लिखेंगे एक्सपेंशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। पहले आप देखोगे कि 1861 का जो एक्ट था उसमें जो एडिशनल मेंबर हुआ करते थे, जिन्हें हम ऑफिशियल अनऑफिशियल मेंबर भी बोला करते थे, उनकी संख्या 4 से लेके 8 हो सकती थी, परंतु अब इसकी संख्या 8 से लेके 20 हो सकती थी। ठीक है जी, तो बंगाल में जैसे 20 मेंबर हुआ करते थे और जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस थी उसमें 15 मेंबर थे, तो इनकी जो संख्या थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में वो एक समान नहीं थी, इनकी संख्या को बढ़ाया गया, परंतु ये जो संख्या में जो बढ़ोतरी की गई थी ये भी नाम मात्र के रूप में ही हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इनके जो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इनके मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया तो गया, परंतु इनके काम को भी थोड़ा सा उसके हिसाब से बढ़ाया गया, परंतु ये सिर्फ स्थानिक मसले हुआ करते थे, उन्हीं के संबंध में अपना लॉ बना सकते थे। इन्हें किसी प्रकार से कोई मेजर रूप से इनको कोई राइट नहीं दिया गया, आप किसी मेजर विषय पे आप रूल वगैरह बना सकते हो, उस संबंध में इनको कोई राइट नहीं था। इसके अलावा जो अगला इसमें एक्ट में प्रोविजन देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि जो गवर्नर थे प्रोविंशियल्स में और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनको ये राइट दिया जाता है कि वो जो खाली स्थान पड़े हुए हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको भरने के लिए व्यवस्था करें। तो गवर्नर को व्यवस्था ये किया जाता है, इस एक्ट के द्वारा प्रोविजन की जाती है कि वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, गवर्नर वहाँ के जो खाली स्थान पड़े हुए हैं वहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको भरने का अब आगे व्यवस्था करे। इसी के साथ जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ के लिए जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनको ये ऑर्डर दिया जाता है कि आप जो खाली स्थान है उनको भरने की व्यवस्था कीजिए। और ये भी कहा गया कि यदि कोई मेंबर 2 महीने तक वो यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल की मीटिंग में शामिल नहीं होता तो उसके स्थान को अब खाली समझा जाएगा, उसकी अब दोबारा इलेक्शन होगी। ठीक है जी, तो हम इसमें लिखेंगे अगला पॉइंट, जो हम पॉइंट लिखेंगे
प्रोविजन related to fill the vacant seats, जो खाली स्थान पड़े हुए थे, जो रिक्त स्थान थे, उनको भरने के लिए भी इस एक्ट के द्वारा प्रोविजन किया जाता है। इसके अलावा इस एक्ट का जो अगला प्रोविजन हमें देखने को मिलता है, महत्वपूर्ण प्रोविजन है, वो ये प्रोविजन था कि जो इस एक्ट के माध्यम से भारत में अब इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हो जाती है। इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्टेड। वो कैसे होते थे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके मेंबर्स की उसके मेंबर को जो इलेक्शन में भाग लेते थे, जो मेंबर उसमें मुख्य रूप से होते थे यूनिवर्सिटीज के मेंबर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर्स, इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनके मेंबर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव हुआ करती थी उसके मेंबर्स की इलेक्शन में भाग लेते थे। और आगे फिर यही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के मेंबर हुआ करते थे, वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव के काउंसिल में इलेक्शन में भाग लेते थे। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हमारे जो एमएलए हैं वो राज्यसभा के मेंबर की इलेक्शन में भाग लेते हैं। इसी प्रकार के आप देखोगे कि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। इसी प्रकार राष्ट्रपति के इलेक्शन आप देखोगे, वहां पर क्या होता है कि जो हमें चुने हुए जो मेंबर हैं एमएलए और एमपी, वो आगे फिर राष्ट्रपति की इलेक्शन में भाग लेते हैं। बिल्कुल उस समय क्या हो रहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ करते थे, म्यूनिसिपैलिटीज हुआ करती थी, इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज के मेंबर हुआ करते थे, वो इलेक्शन में भाग लिया करते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की। ठीक है जी। और आगे फिर जब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर की इलेक्शन हो जाती थी, वो आगे फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हुआ करते थे उनकी इलेक्शन में भाग लेते थे। ठीक है जी। आपको देखोगे कि इस एक्ट के द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हो जाती है भारत में। ठीक है जी। तो इस एक्ट का जो हम मूल्यांकन करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि इस एक्ट के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव के मेंबर्स को बढ़ाया गया, वहीं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव मेंबर को भी बढ़ाया गया, उनके कार्य को भी बढ़ाया गया। परंतु ये देखोगे कि वो बहुत नॉमिनल बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है, चाहे वो इसके वर्क से रिलेटेड हो, चाहे इसके मेंबर्स की संख्या को लेकर हो। इसके अलावा इसमें भारत में जो हमें और दूसरा प्रोविजन देखने को मिलता है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हो जाती है भारत में। इनडायरेक्ट इलेक्शन होने के कारण जो भारत में उस समय, जैसे कि जो विद्वान हुआ करते थे उस समय, जिनको भी भारत के इंटरेस्ट के बारे में जानकारी हुआ करती थी, उनको इस इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी उसमें जाने का मौका मिलता है। जैसे कि मुख्य रूप से एसएच बिलग्रामी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता, ऐसे जो विद्वान लोग थे उनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव में जाने का मौका मिलता है, और वो भारत के जो इंटरेस्ट थे उनको फुलफिल करने के लिए वायसराय को अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। तो आप देखोगे कि ये एक प्रकार से 1861 का जो एक्ट आया था उसको सुधारने के लिए 1892 में एक्ट लाया गया। ठीक है जी। वैसे तो मुख्य रूप से किसी प्रकार से भारतीय को इसमें कोई ज्यादा कोई सफलता नहीं मिली इस एक्ट के थ्रू। तो इसके बाद हम देखेंगे 1909 में जो आया था काउंसिल एक्ट 1909 में, जिसे हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में। मिलते हैं हमारे अगले लेसन में। आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको किसी प्रकार से इस लेसन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। आपका समय शुभ हो। मिलते हैं हमारे अगले लेसन में। आप सभी का धन्यवाद।